हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी अधिशासी अधिकारी आरओ बंदी रक्षक कनिष्ठ सहायक व उत्तराखंड पुलिस जैसे एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। हिंदी की सीरीज़ का आज पार्ट 3 है। इससे पहले आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी प्रोवाइड करा दिया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है हिंदी का, तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज पार्ट 3 में हम काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, तो हो सके तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आयोग के द्वारा यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये सेशन रहने वाला है। आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इस सेशन में आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था केदार पांडे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मूल नाम यानी कि इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था, केदार पांडे या फिर केदार नाथ पांडे। केदार पांडे या फिर केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम यानी बचपन का नाम था। वर्ष 1930 की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ष 1930 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तब से इनका नाम क्या पड़ा, राहुल सांकृत्यायन पड़ा। इन्हें महापंडित की उपाधि भी दी गई है, ये भी याद रखेंगे। महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है राहुल सांकृत्यायन को। वर्ष 1958 में राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी एक रचना है मध्य एशिया का इतिहास, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। इस रचना का नाम है मध्य एशिया का इतिहास, जिसके लिए वर्ष 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। देखिए, राहुल सांकृत्यायन, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं, तो 1893 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षतु का संधि विच्छेद है। तो देखिए, वर्षतु का संधि विच्छेद होता है आपका वर्षाधन ऋतु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों से पूछ लिया जाए, वर्षतु जो आपका शब्द है, ये किस संधि का उदाहरण है, पूछ लिया जा सकता है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में होता है यदि अ और आ के बाद छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए, तो दोनों के मिलने से ए ओ और अर हो जाते हैं। ए ओ और अर यहाँ पे हो जाता है गुण संधि में। अब देखिए, अ और छोटी ई मिलते हैं, तो इसके मिलने से ए हो जाता है। आ और छोटा ऊ के मिलने से ओ बन जाता है। आ और बड़ी ई को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ऐसे ही आ और बड़ा ऊ को मिलाने से ओ बन जाता है। और आ और री को अगर हम यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब वर्षा धन ऋतु जो है, इसमें आ स्वर है, दूसरा है आपका री, तो आ और री के मिलने से यहाँ पे आपका अर बन रहा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वर्षतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। परिमाणवाचक विशेषण है आपका 2 किलो अनाज दे दीजिए मैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, पता आपको रहना चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, नापतोल,
का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। और परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं इसके दो भेद होते हैं, दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। एक तो होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है आपका अनिश्चित। तो ये आपको याद रखना है, दो इसके भेद होते हैं। निश्चित की अगर हम बात करते हैं जिसमें वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि 10 केजी चावल या 2 केजी अनाज। तो जहाँ पर मात्रा निश्चित होती है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जहाँ पर मात्रा निश्चित नहीं होगी जिससे वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होगा वहाँ पे हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि इतना दूध, बहुत घी, थोड़ा सा चावल, इस तरीके से जहाँ पर मात्रा निश्चित नहीं होगी वहाँ पे आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। देखिए कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है किसे? गोदान को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। गोदान जो है ये प्रेमचंद द्वारा रचित अंतिम उपन्यास था। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय नाम से की थी। इन्होंने जमाना, माधुरी, मर्यादा, इसके अलावा जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया था। और वर्ष 1980 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1980 में इनके नाम पर 30 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। प्रेमचंद के नाम पर, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंकुर का पर्याय है। देखिएगा अंकुर का पर्याय क्या हो जाएगा? नवोद्भिद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर खरे। बाल गंगाधर खरे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। और इस आयोग की प्रथम बैठक कब हुई पूछ लिया जाए तो 15 जुलाई 1955 को, 15 जुलाई 1955 को इस आयोग की पहली बैठक हुई थी। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर लगाने की। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? नहीं आता है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। तो देखेंगे इसमें से सही कथन युग्म बताना है तो कठोर बनकर भी सहृदय बनो, ये सरल वाक्य है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, ये मिश्र वाक्य है। शशि गा रही है और नाच रही है, संयुक्त वाक्य है। तो जो आपके देखेंगे यहाँ पे तीनों कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं तो उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अनुपस्थित में उपसर्ग है। अनुपस्थित जो शब्द है इनमें से कौन सा उपसर्ग है? इसमें अनुपसर्ग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में यानी आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, शब्दों के फ्रंट यानी कि आरंभ में उपसर्ग लगते हैं हमेशा, ये आपको याद रखना है। अगर प्रत्यय पूछ लिया जाए तो ये प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के अंत में लगते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। देखिए पुल्लिंग शब्द है इनमें से आपका कुटुंब। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं पर किस कारक के चिन्ह हैं? मैं पर ये अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान कारक की अगर हम बात करते हैं तो इसके कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? को, के लिए, को और के लिए, ये संप्रदान के कारक चिन्ह हैं। अपादान के कारक चिन्ह की बात करते हैं, अपादान के कारक चिन्ह होते हैं से, अलग और कर्ता का होता है ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरी शब्द में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लघुत्तरी जो शब्द है इसमें है आपकी
दीर्घ संधि, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी ई और छोटा ऊ स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, बड़ी ई और छोटा ऊ हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आ, छोटी ई और बड़ा ऊ जहां पर बनेंगे वहां पे क्या होगा, आपका दीर्घ संधि होगी। ये आपको याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ और अ को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ऐसे ही आ और आ को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ई, छोटी ई और बड़ी के मिलने से यहाँ पे बड़ी बनेगी। ऐसे ही बड़ा ऊ और छोटा ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ बनेगा, यानी कि यहाँ पे आ, बड़ी और बड़ा ऊ बनेगा। ये आपको याद रखना है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी और छोटा ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी छोटा ऊ स्वर आते हैं तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका लघुत्तरीय शब्द दिया है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो लघु धन उत्तरीय, लघु धन उत्तरीय इसका सही संधि विच्छेद होता है लघु घु, यानी कि यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपका छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका बड़ा ऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जौन सारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। जौन सारी बोली आती है पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यहाँ पर देखिए पहाड़ी हिंदी की अगर हम बात करते हैं, पहाड़ी हिंदी की बात की जाए तो पहाड़ी हिंदी के दो भाग होते हैं। एक तो होता है आपका पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, दूसरा होता है आपका मध्यवर्ती पहाड़ी। तो पहाड़ी हिंदी के दो भाग होते हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी की सबसे पहले बात कर लें। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी जो है ये जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और ये हिंदी जो है पश्चिमी पहाड़ी हिंदी जो है ये शोर सैनी अपभ्रंश से, शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मध्यवर्ती पहाड़ी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाली व कुमाऊनी बोली आती है। गढ़वाली व कुमाऊनी बोली इसमें आती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि यहाँ से भी आयोग अगर क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपको बिल्कुल वहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाए। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पर इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। अगला देखेंगे, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में है कौन पदबंध, संज्ञा पदबंध। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। अब देखिए वह जो है इस सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है बताना है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष, किसके अंतर्गत ये आता है बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका अन्य पुरुष। अब किस तरीके से अन्य पुरुष है ये भी तो पता रहना चाहिए आप लोगों को ना, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए सर्वनाम की अगर बात करते हैं तो सर्वनाम किसे कहा जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं, एक तो है आपका पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, छठा है निजवाचक। तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब देखिए जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके 3 भेद होते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। तो उत्तम, मध्यम और अन्य जो पुरुष है ये
पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष के। तो वक्ता के लिए ये प्रयुक्त होता है। उत्तम पुरुष जो होता है ये वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि मेरा, हमारा, मैं, हम। तो यहाँ पर मेरा, हमारा, मैं, हम शब्द आएंगे, वो उत्तम पुरुष का ये उदाहरण होगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम वहां पर हो जाएगा। मध्यम पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो इस सर्वनाम का, मध्यम पुरुष सर्वनाम जो है, इसका प्रयोग इसके लिए होता है, श्रोता के लिए होता है। श्रोता के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे कि तुझे, तुम्हें। तो ये श्रोता के लिए प्रयोग होता है। जहाँ पे तुझे, तुम्हें शब्द आएगा वहां पे हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम। और अन्य पुरुष की अगर हम बात करते हैं, अन्य पुरुष का प्रयोग अन्य के लिए होता है, जैसे कि यह, वह, उन्हें। नाम से ही पता चल रहा है ना, अन्य के लिए। तो अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य के लिए यहाँ पर प्रयोग होता है। अन्य पुरुष का प्रयोग अन्य के लिए होता है, जैसे कि यह, वह, उन्हें। तो यहाँ पे आपको वह दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अन्य पुरुष। ऐसे ही अगर यहाँ पे मेरा, हमारा, मैं पूछ लिया जाता तो हो जाता आपका उत्तम पुरुष। और यहाँ पे तुझे, तुम्हें होता तो हो जाता आपका मध्यम पुरुष। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, हो सके कोई नेक्स्ट पेपर में आपसे इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको आना चाहिए ना हर तरीके से। अब इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के अगर आयोग पूछ लेता है तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यही मतलब होता है मेरा। यहाँ पे एक एक पॉइंट इसलिए बताया जाता है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए आप बिल्कुल करेक्ट करें। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। देखिए, तुर्की भाषा का शब्द है इनमें से कैंची। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्दत का विलोम शब्द है। देखिए, उद्दत का जो विलोम होता है ये होता है सौम्य। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ, आप लोगों से शेयर कीजिए, लेकिन फिर भी चैनल की जो रीच है बहुत कम आ रही है। आप लोगों का देखिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पे जो क्लासेस बनाई जा रही है आप सभी लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को फॉलो करें। इसीलिए यहाँ पे हमारे द्वारा मेहनत भी की जा रही है। तो आप लोग फॉलो तो बहुत कम कर रहे हैं। देखिए, रीच बहुत कम आने का यही मतलब है कि आप लोग देख नहीं रहे हैं इन क्लासेस को। देखिए, आप लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लाभ उठाते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्लासेस लाने का। आप लोगों को आज मैंने बोला था कि 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर मैं दूंगी, लेकिन देखिए रीच तो आ नहीं पा रही है। जितनी मेहनत लग रही है उस हिसाब से रीच नहीं बन रही है चैनल की, तो इसीलिए आज मैंने स्किप कर दिया। तो हो सकता है आज की ये क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आने वाली क्लासेस जो हैं शेयर करें, तो उतनी ही की जाएगी आप लोगों के लिए यहाँ पर जितनी आप रीच बढ़ाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं क्लासेस को, तो आपको डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन का मैं मॉडल पेपर दूंगी और एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाऊंगी, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को सही कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज में आपका तारीख शब्द है। तारीख जो शब्द है ये आपका विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उपाना शब्द का अर्थ है। उपाना शब्द का अर्थ होता है जूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी का विशेष्य है। अनुभवी का विशेष्य हो जाएगा अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है। तो देखिए, इनमें से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना कौन सी है बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1901 में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में हुआ था, और ये हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने कानपुर में हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किया था। आप लोगों से पूछ लिया जाए हिलमैन पत्रिका का संपादन किसने किया, पता रहना चाहिए। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। कहाँ से किया? कानपुर से।
कानपुर से इन्होंने हिलमैन पत्रिका का संपादन किया। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।